नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 33वां सत्र है जो कि मार्च 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। हमें पिछले सत्र में आपने आगाह किया था, हम सब इसका ध्यान रखें कि कार्ला की ज़रूरी ऊर्जाओं को नीचे ना आने दें ताकि यह संपर्क बना रहे। क्या इसका मतलब यह था कि जिम और मुझे कार्ला की ओर देखना चाहिए, या कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए, या अपनी स्वयं की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए? तो रा कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया की तकनीकियों में सबसे पहले इस तीसरी घनत्वता के शरीर का इस्तेमाल इन शब्दों को दोहराने के लिए करें। दोस्तों, ये जो शब्दों की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे आपको याद होगा वो एक रिचुअल था जो रा ने दिया था अपने एरिया को शुद्ध करने के लिए, कि लॉ क्या है, लॉ एक है। ऐसे करके वो जो पूरा रिचुअल था उसके बारे में यहाँ पर रा ने बात की है। फिर वो आगे कहते हैं, इस प्रकार कार्ला को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कार्ला को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, पहले तो जो लोग यानी कि तुम्हारा काम ये है कि तुम कार्ला की रक्षा करो, और दूसरा, तुम कार्ला की इन ऊर्जाओं को बढ़ाने में उसकी मदद करो। तुम्हारा समूह हमेशा एक सद्भाव के कारण प्यार और रोशनी में सुरक्षा के संबंध में एक बहुत ही स्थिर प्रकृति का रहा है। इस प्रकार इस पतले बैंड के संपर्क की निरंतरता सुनिश्चित करता है। हालांकि तुम में से किसी एक की महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो रही है तो कार्ला को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक बड़े हिस्से का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार लंबे समय के लिए इस काम को करने के लिए कार्ला को खुद की ही ऊर्जाओं का काम में लाना होगा। कृपया समझें कि हम आपकी स्वतंत्र इच्छा के इस उल्लंघन के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हालांकि यह हमारी विकृति समझ है कि आप पूरी तरह से अपने आत्मसमर्पण के कारण इस जानकारी को पसंद करेंगे, बनस्पत इसके कि साधन को ही खत्म कर दें या अपने समूह को उस बिंदु तक खत्म कर दें जहां संपर्क कायम नहीं रह सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा है ना, रा ने कहा है कि कार्ला की ना ऊर्जा नीचे जा रही थी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे डॉन और जिम भी बैठे हुए थे, तो जिम भी मेडिटेशन वाली स्टेट में बैठे हुए थे। तो जिम की ऊर्जा नीचे जाने की वजह से उन्होंने बोला कि कार्ला को अपनी जो स्वेच्छा होती है, जिसको वाइटल एनर्जी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना होगा। इस जो इन लोगों ने बोला ना पतली बैंड, यानी कि जिस तरीके से हम लोग रेडियो पे फ्रीक्वेंसीज चेक करते हैं 95.5, 95.6, ऐसे फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं ना, ये इतनी पतली है कि रेडियो वगैरह पे नहीं आएगी। ये केवल दिमाग के अंदर ही जा सकती है, या कह लो आत्मा के लेवल पर जाकर काम कर सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए कार्ला को ही करना पड़ेगा इस काम को। और दूसरा ये कि वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस लेवल तक भी मत चले जाना अपने आप को, क्योंकि तुम आत्मसमर्पण कर चुके हो इस काम के लिए, तो इस लेवल पर भी मत चले जाना कि तुम यार अपनी ही जिंदगियां दांव पे लगा दो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो काम ही नहीं हो पाएगा ना, फिर तो कहीं संतुलन है नहीं इस बात में। ऐसे मत बन जाना कि चौथी घनत्वता वाले बनकर दूसरों के लिए जान ही दे दो। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें सलाह दे सकते हैं कि संपर्क बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति कैसे बनाए रखें? तो रा कहते हैं, हमने इस चैनल के उचित पोषण के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए हम आमतौर पर केवल 2 तरीकों से खुद को दोहराते हैं। सबसे पहले हम सुझाव देते हैं
कि बहादुर और शारीरिक जटिल कमजोरी विकृति को अनदेखा करने की बजाय इस परेशानी को समूह के साथ साझा करना अच्छा है। और इस प्रकार शायद हम कहेंगे संपर्क के लिए एक अवसर सत्र को ना करें जब कार्ला थकी हुई हो, ताकि एक और अवसर आ सके जिसमें कार्ला ठीक से समर्पित हो। तो दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा ना हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि इस चक्कर में तुम सब चीज़ें अनदेखी करते चले जाओ और इस काम को ही करते चले जा रहे हो और तुम्हें लगे कि हाँ जी आज ही हम हीरो बनेंगे। तो ऐसा ना करो, अपने ग्रुप में बैठ के एक दूसरे को बताओ कि हाँ यार मेरे ये ना एनर्जीज नीचे जा रही हैं या मेरे को ये दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऐसे हीरो बनने की कोशिश करते हैं, बताते नहीं हैं दूसरों को। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में ऐसा होता है कि तुम बता दो ताकि उस सेशन को तुम ना करो। ठीक है, कोई बात नहीं, सेशन बाद में भी हो जाएगा। कह रहे लेकिन सेशन के लिए जो ऊर्जा और जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको बरकरार रखने के लिए अपने शारीरिक अवस्था का ध्यान रखना ज़रूरी है। और उन्होंने कहा है कि पहले हम तुमको अपने खाने पीने और उन सब चीज़ों के ऊपर बता चुके हैं कि इन सब चीज़ों को खा पी के और जो पोषण है अपना उसको ठीक रखो, तभी तुम ये इस काम को कर पाओगे। क्योंकि जनरली ये होता है ना, जब इस तरीके का काम हो रहा होता है ना, इंसान का खान पान सब कुछ छूट जाता है, प्रेम में बह जाता है। और प्रेम में बहने के बाद फिर वही है ना कि हाय तेरे प्रेम में भूख भी ना लगे माही, तू तो हमसे दूर ही दूर हुए जा रहा है, हम तुझे पास चाहते हैं और तू दूर हुए जा रहा है। तो अट्रैक्शन सा बिल्ड हो जाता है। तो ऐसा ना किया जाए, थोड़ा सा सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं, दूसरा, सद्भाव में शुरू किया गया कार्य जारी रह सकता है। सद्भाव, धन्यवाद और अवसरों की और रचयिता की प्रशंसा, ये आपकी सुरक्षा है। ये हमारे सुझाव हैं, हम विशिष्ट नहीं हो सकते क्योंकि इस संपर्क में आपकी स्वतंत्र इच्छा सबसे ऊपर है। जैसा कि हमने कहा, हम केवल इस विषय पर बात करते हैं क्योंकि इस संपर्क से लंबे समय तक रख रखाव के प्रति हमारी अपनी समझ है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति धन्यवाद है और इस तरीके के जो अवसर तुम्हें मिल रहे हैं इस कार्य को करने के लिए, और अगर तुम क्रिएटर की प्रशंसा करो कि थैंक यू क्रिएटर, आपने ये मौका दिया हम लोगों को ये काम करने के लिए, हम इसके लिए बड़े आभारी हैं आपके। तो अगर तुम ये चीज़ें करोगे ना, ये तुम्हारी सुरक्षा के ही काम आएंगे। कह रहे, और उन्होंने कहा देखो हम सुझाव तुम्हें दे तो सकते हैं लेकिन उसका भी ध्यान रखकर कि हम तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन ना करें क्योंकि वो सबसे ऊपर है। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा दोस्तों, रा ना सुझाव नहीं देते, वरना आप एक्शन अपने रा के अकॉर्डिंगली लेने लग जाओगे। तो इसमें आपकी सीख नहीं है, और अगर आपकी सीख नहीं है तो आपके द्वारा रचयिता भी नहीं सीखेंगे। तो इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते फ्री विल के अंदर। और इसी में वो आगे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, हम तुम्हें अपनी समझ से बता सकते हैं कि भाई इस तरीके के रख रखाव अगर तुम करोगे तो ये जो हमारे सत्र चल रहे हैं ना, ये थोड़े लंबे चल सकते हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्ला के पास एक तथाकथित रंग चिकित्सा के लिए यानी कलर थेरेपी के लिए एक उपकरण है, और क्योंकि हम पिछले सत्र में इस पर बात कर रहे थे, मैं विभिन्न रंगों के बारे में सोच रहा था कि क्या ये किसी तरह से रंग चिकित्सा यानी कलर थेरेपी के सिद्धांत पर लागू होते हैं कि इसका इस्तेमाल शरीर के अलग अलग रंगों या चक्रों पर किया जा सके। क्या इसका कोई लाभकारी प्रभाव है, और क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर डॉन ने जो क्वेश्चन किया है वो किया है कलर थेरेपी को लेके। और हाँ, कलर थेरेपी नाम की भी एक चीज़ होती है जो आपकी जो ऑरा होता है और आपके जो चक्रास होते हैं उनके ऊपर काम करती है। ठीक है, अब ये कितनी सही है कितनी नहीं है अभी रा आगे बताएंगे इसमें, तो हम देखते हैं रा क्या कहते हैं। तो रा कहते हैं, यह चिकित्सा जैसा कि आप इसे कहते हैं एक व्यक्ति के दिमाग शरीर आत्मा परिसर में ऊर्जा या कंपन की तीव्रता को उत्तेजित करने के लिए बहुत कुछ हद तक एक अनाड़ी और भिन्न रूप से उपयोगी उपकरण है जो किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है। इस उपकरण की परिवर्तनशीलता सबसे पहले उपयोग किए गए वास्तविक रंगों की कमी के कारण है। दूसरा, आपके लोगों के बीच कंपन के प्रति संवेदनशीलता में अत्यधिक भिन्नता के कारण भी है। तो वो ये कह रहे हैं, देखो तुम इसका इस्तेमाल तो कर सकते हो लेकिन ये जो कलर्स होते हैं ना, ये सारे अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी अगर तुम लोगों को नहीं पता है ना, तो भी इसके अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। तुम कर तो सकते हो कलर थेरेपी, लेकिन इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो इसकी वेवलेंथ्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि यदि अगर हम यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे ना अलग अलग वेवलेंथ्स दिख रही होंगी। जैसे वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है 380 से लेके 450 एंगस्ट्रॉम तक, ब्लू की 450 से लेके 495 एंगस्ट्रॉम तक।
तो ये जितनी भी आपको यहाँ दिख रही है ना, ग्रीन की 495 से 570, येलो की 570 से 590, ऑरेंज की 590 से 620, रेड की 620 से 750, तो ये ना कोई ऐसी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है कि सूरज की तरफ से रोशनी कितने उससे आ रही है, इंटेंसिटी से। ये बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है, लेकिन लगभग अमूमन इसी के आसपास ही घूमती रहेगी अगर घूमेगी तो। ठीक है। और ये हर्ट्ज में भी कैलकुलेट हो सकती है, और इसका एक्चुअल जो कैलकुलेशन होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है आपकी फिजिक्स में, अगर आप चेक कर सकें तो। हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बस ये आपको बताने के लिए था। और फिर इसी जवाब में रा आगे ये भी कहते हैं कि इसका एक कारण ये भी है कि तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं ना, उनका अलग अलग वाइब्रेटरी रेट है। अब ये वाइब्रेटरी रेट जो होता है ना दोस्तों, ये होता है आपकी सोच पर निर्भर, कि आपकी सोच कहाँ तक पहुँची है, या आपकी अवेयरनेस कहाँ तक पहुँची है, आपकी जानकारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। अब कोई व्यक्ति, उसे जानकारी नहीं है तो वो लोअर वाइब्रेशन में ही रहेगा, किसी को ज़्यादा जानकारी है वो और हायर वाइब्रेशन में रहेगा। जो मेडिटेट कर रहा है उसको उसके अंदर से भी जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो उससे भी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रहेगा। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा अपनी ज़िंदगी में, जब से लॉ ऑफ वन आप लोगों ने पढ़नी शुरू की है, ठीक है, या समझनी शुरू की है, आप अपने अंदर कई बदलाव देख रहे होगे। और वो जो बदलाव है ना, वो अच्छे बदलाव ही हैं। इससे आपकी कंपनता धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही है, क्योंकि जानकारी का लेवल भी तो ऊपर बढ़ रहा है ना। अब आप पूरे ब्रह्मांड को एक फैमिली लेके चल रहे हो, सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका लेवल, आपकी सोच ब्रह्मांड के लेवल की सोच हो रही है। तो जब इस लेवल की सोच होगी तो डेफिनेटली आपका वाइब्रेटरी रेट और आपका वाइब्रेटरी पैटर्न भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि सबका एक जैसा नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सब लॉ ऑफ वन सुन रहे हो। हम लोगों को जनरली ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई ना तो शायद सामने वाला समझ लेगा, ठीक है, या सामने वाले को हम समझाएं तो वो समझ पाएगा। पर ऐसा है नहीं। उसकी कंपनता नीचे है, उसका ज्ञान नीचे है, इसलिए उसको समझाना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को। जब तक वो खुद नहीं ढूंढेगा तब तक उसको मिलेगा भी नहीं है। और वो ढूंढेगा ही तब जब उसके पास दुख आएंगे। अभी तो मज्जानी लाइफ चल रही है, फिर उसके बाद जब हो जाएगा ना, दुखाने शुरू होंगे, तब आप लोग कहोगे सु वाच्छे, अब बता तू, तेरे को ये जो प्रॉब्लम आ रही है अब है हमारे पास तेरे लिए सोल्यूशन, अब ले तू लॉ ऑफ वन, अब सुन। फिर उसकी कंपनता बढ़ेगी, जब उसकी कंपनता बढ़ेगी तब आप लोग सारे एक लेवल पे हो सकते हो, तब इस तरीके के उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। मुझे लगता है कि विशिष्ट रंग के क्रिस्टल के माध्यम से प्रकाश को प्रवेश करके आप एक वास्तविक रंग प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सही है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पिरामिड का, मतलब अगर हम लोग प्रिज्म यूज़ करें, उसके अंदर से लाइट को निकालें तो उसके अंदर से 7 रंग बट जाते हैं। तो कह रहे कि अगर उसके रंगों को देखकर अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, कि भाई किसी के ऊपर ये पिरामिड रख दिया जाए और फिर उसका इस्तेमाल उसके शरीर पर किया जाए, उसके अंदर से लाइट निकाली जाए और फिर उसके शरीर पर डाली जाए ये लाइटें, तो क्योंकि वो टूट जाएंगी, लाइटें अलग अलग होंगी, तो जहाँ पर लाल होनी चाहिए वहाँ पर उसको एंगल वैसा बना दो कि लाल वाली वहाँ पड़े, फिर बीच में वो पड़े, मतलब क्या कहते हैं आपका सेक्रल चक्रा पे अलग पड़े, सोलर पे अलग पड़े। तो इस तरीके से अगर होती रहे तो शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रा कहते हैं यह रंग में सटीकता तक पहुँचने का एक तरीका होगा। यह एक मामला है जिसे आप गुणवत्ता नियंत्रण कहेंगे, कि इस्तेमाल किए जाने वाला सेल्यूलॉइड एक अलग रंग का है। यह एक महान या दिखने वाली भिन्नता नहीं है, हालांकि यह विशिष्ट अनुप्रयोगों को देखते हुए कुछ अंतर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि देखो इसका इस्तेमाल किया तो जा सकता है। और यहाँ पर सेलुलॉइड की बात की ना, तो वो ये बात कर रहे हैं, सेलुलॉइड होते हैं हमारे सेल्स, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग उनके अंदर भी अलग अलग कंपनता होती है, तो किस सेल के ऊपर कौन सा रंग जाना चाहिए ना, ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कह रहे कि हालांकि अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, अगर तुम करोगे तो इससे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि, लेकिन तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल पर, कौन सी जगह पर जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो इसका फ़र्क पड़ रहा है सामने वाले के ऊपर। तो इसका एक हम चित्र देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों आप अभी ना एक चित्र देख रहे होगे, यहाँ से एक लाइट पड़ रही है प्रिज्म के ऊपर लेफ्ट से, ठीक है, ये प्योर वाइट लाइट है, ठीक है, और इसको कोहेरेंट लाइट भी बोलते हैं, मतलब इसकी वेवलेंथ सारी एक जैसी रहेंगी, स्ट्रेट। ये आपको जनरली जब हम बचपन में वो नहीं खेलते थे, क्या बोलते, लेज़र बीम, लेज़र बीम एक दूसरे के ऊपर मारते थे, और बच्चे भी आजकल खेलते हैं उससे, उस तरीके की वाइट कलर की भी आती है, वो कोहेरेंट लाइट होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए वो स्ट्रेट चलती है। और अगर आप उस लाइट को अपने ऊपर मत मारना, आंखों की तरफ तो मारते भी नहीं हो उसको,
क्या कहते हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आप उसके अंदर ना पार्टिकल्स देखने लग जाओगे, छोटे छोटे दिखने भी लग जाते हैं उसके अंदर। अगर आप उसे दूर से मार रहे हो लेकिन साइड से देख रहे हो तो आपको दिख जाएगा वो। तो कह रहे हैं अगर इस तरीके से लाइट मारोगे ना तो इस प्रिज्म से डिफ्रैक्ट होके वो अलग अलग रंगों में बट जाएगी। अब जब ये अलग अलग रंगों में बटेगी तो इन रंगों पे, जैसे मान लो आपका रूट चक्र है तो ये लाल वाली रूट चक्रा पे भेज दो, ये पीली वाली सेक्रल चक्रा पे भेज दो, और ऑरेंज वाली मतलब इसके बीच में यहाँ ऑरेंज भी है, फिर यहाँ पीली भी है, फिर यहाँ हरी भी है। जो जहाँ पर जानी चाहिए ना उतना कर लो। लेकिन इसके लिए ना दोस्तों बहुत जाइगेंटिक एक प्रिज्म चाहिए होगा, बड़ा सा। उस प्रिज्म के थ्रू अगर आप निकालोगे तब शायद एक बार को पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ काम कर जाए। लेकिन उसमें भी एंगल्स किस तरीके के होने चाहिए ना, ये तब तक आप पता नहीं कर सकते जब तक आप बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके ना देख लो। एक बार में इसको करना इतना मतलब कारगर साबित शायद ना हो, और यही राह ने भी बोला यहाँ पर। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। संभवतः एक प्रिज्म का उपयोग अपने स्पेक्ट्रम में सफ़ेद प्रकाश को तोड़ने और उसके बाद स्पेक्ट्रम के सभी हिस्सों को छानने के अलावा, जिसे आप एक भट्टे से गुजरना कहते हैं कहेंगे, उसका उपयोग करना बेहतर होगा। क्या यह सच होगा? तो रा कह रहे हैं हाँ यह सही है। तो वही जो अभी हम लोगों ने इमेज देखी थी ना, उसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि इसके सारे स्पेक्ट्रम को तोड़ दो, सफ़ेद प्रकाश उसमें से जाएगा, जब टूट के वो रंग बिखरेंगे ना तब उसका अगर तुम इस्तेमाल करके देखोगे तो शायद इससे फ़र्क पड़ सकता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि क्या कोई प्रोग्रामिंग है अनुभवों की जो एक व्यक्ति को अपने रोज़ के जीवन में कुछ माध्यम प्राप्त करने के कारण बनता है। तो यहाँ पर जो डॉन कह रहे हैं ना कि क्या कोई प्रोग्रामिंग है, क्या हम अपनी ज़िंदगियों के अनुभवों की कोई प्रोग्रामिंग करके आते हैं क्या, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो माध्यम लग रहे होते हैं, मतलब दुख तकलीफ़ें और कभी कभी खुशी भी माध्यम बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या पीछे से कोई प्रोग्रामिंग होती है? फिर वो आगे कहते हैं डॉन, उदाहरण के लिए जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन से गुजरते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं जो हम करते हैं, हम इन अनुभवों को शुद्ध संयोग या संयोग से घटित होने के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर डॉन ये कह रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, जो हम काम कर रहे होते हैं, इधर उधर गुजर रहे होते हैं, कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि ये तो संयोग से हो रही हैं। और हम लोगों की दोस्तों आदत भी ये होती है कि हम ये बोलते हैं, अरे जो विधि का विधान है उसे कौन बदल सका है, जैसा है वैसा होने दो। तो यहाँ पे उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है ना उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो गेम है तो इसके पीछे की प्रोग्रामिंग हम पहले से इसका मतलब करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर डॉन उस सवाल को लेकर उत्सुक थे। फिर आगे डॉन ये कहते हैं, हमारे जानबूझकर बनाए गए डिज़ाइन द्वारा, जैसे कि लोगों से मिलना या अलग अलग जगहों पर जाना, मैं बस सोच रहा था कि क्या पीछे से कुछ चल रहा है। मैं इसे कहूँगा कि कुछ मामलों में अधिक तेजी से विकास के लिए और आवश्यक अनुभव बनाने के लिए माध्यमों की प्रोग्रामिंग होती होगी। क्या ऐसा होता है? तो देखा दोस्तों, उसने डॉन ने यही सवाल किया, क्या पीछे से ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये जो माध्यम होते हैं, क्या हम लोग लगाते हैं ताकि हमारा तेजी से विकास हो सके, ताकि जब ये दुख दर्द परेशानियां इवन खुशियां भी आएं तो हम उनके ऊपर सोचने पर मजबूर हों कि यार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और कई जगहों पे आप लोगों ने दोस्तों नोटिस भी किया होगा, कई लोग आपको सवाल इस तरीके करते हुए मिल जाएंगे। तो वो ये कहते हैं, अरे यार समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी जा आ रही है ना, कर रहा हूँ कुछ, रिजल्ट आ रहे हैं कुछ, करना कुछ चाहता हूँ हो कुछ रहा है। तो वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है, जबकि उस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में उनको रुक कर ये सोचना चाहिए कि यार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस किताब को लेके जो हमें समझ में आया ना, या इस किताब को करने से पहले जो हमारी आदत भी थी स्टार्टिंग से ही, कि एक सवाल हमारे दिमाग में हमेशा रहता है किसी भी चीज़ को लेके, और वो है क्यों। बस अगर कोई व्यक्ति क्यों को अगर पकड़ के रखे ना तो बाकी जवाब उसको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो खैर हम उसके अंदर ना घुसते हुए इसके जवाब को देखते हैं कि रा क्या कहते हैं। तो रा कहते हैं, हमें विश्वास है कि हम आपके प्रश्न के दिल को समझते हैं। अगर हम सही नहीं हैं तो कृपया और जानकारी का अनुरोध करें। जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो जन्म प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो गया है वह अपने स्वयं के अनुभवों को प्रोग्राम कर सकता है और माध्यमों की मात्रा को भी चुन सकता है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक जन्म में अनुभव करने और सीखने के लिए किए जाने वाले पाठों की संख्या चुन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, बल्कि यह है कि घटनाओं को आकार देने वाले अदृश्य दिशा निर्देश हैं जो
इस प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार यदि एक अवसर चूक भी जाता है तो दूसरा तब तक प्रकट होता रहेगा जब तक कि जीवन के अनुभव के छात्र यह समझ नहीं लेते कि एक पाठ की पेशकश की जा रही है और इसे सीखने का उसको चुनाव करना है और फिर उस पर कार्य करना है। तो दोस्तों देखो कितनी बढ़िया बात रा ने बोली। उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये जन्म की प्रक्रिया लेने वाला ये जो सिस्टम है जो पीछे से होता है, हम पुनर्जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, अगर कोई इसको समझ जाता है तो वो अपने माध्यम खुद चुनता है कि भाई अगर मैं अलग हटूं, अपने रास्ते से अलग हटूं, तो यहाँ पर दिक्कतें लग जानी चाहिए, फिर यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत लग जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैठ के हर व्यक्ति जो भी होगा, बाकी वास्तविकता में आपको बताएं ये जन्म लेने की प्रक्रिया तो सभी को पता होती है। वो इसलिए क्योंकि मरने के बाद जब कोई व्यक्ति जाता है ना, उसको पता चल जाता है अरे ये तो सिमुलेशन है, ये तो वीडियो गेम है, इसको खेलने के लिए जाना है अब मुझे, और इसको खेलते खेलते ही मैं सीखूंगा, क्योंकि अनुभव से ही सीखा जा सकता है। तो उसको पता रहता है कि हाँ मैं जब अंदर जाऊंगा, मरने के बाद यहाँ वापस आऊंगा, तो अपने माध्यम पहले से ही लगा के जाता हूँ कि जितने दुख दर्द आएंगे या खुशियां भी आएंगी उससे सीखता हुआ चलूँ। तो आगे वो इसमें यही कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा करने लग जाता है, जब उसको ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ भाई ये गेम इस तरीके से खेली जाती है, तो वो एक जन्म में अनुभव करने के लिए और सीखने के लिए अपने लेसन्स को डिसाइड करके आता है कि हाँ ये लेसन्स हैं जो मुझे लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेसन लगा देगा, ठीक है, कुछ कम भी लगाते हैं, कुछ ज़्यादा भी लगाते हैं। जिसकी ज़्यादा लर्निंग हो गई होती है पहले, उसको कम लेसन्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी कम लर्निंग हुई होती है उसको ज़्यादा लेसन्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये होता रहता है। तो इसमें आगे भी वो कह रहे हैं कि हालांकि हम ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले से निर्धारित है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो रैंडम भी होंगी ना, कुछ रैंडम इवेंट्स भी होंगे उसके अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि ये तो इसलिए होता है कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये अदृश्य दिशा निर्देश होते हैं, जिसको कई लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो अपने हायर सेल्फ को दे के आते हैं। कह रहे ये तो वो दिशा निर्देश होते हैं तुमको ये बताने के लिए कि तुम इस ग्रह पर हो, ठीक है, और तुम्हें चुनाव करना है एक दिशा के अंदर जाने के लिए, और उसका चुनाव करके जब तक तुम उस दिशा में कार्य नहीं करने लग जाओगे ना, तब तक ये माध्यम तुम्हारी जिंदगी में लगते रहेंगे। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अगर मान लो एक अवसर चूक भी जाता है तो दूसरा तब तक प्रकट होता रहेगा जब तक कि जीवन के अनुभव के छात्र यह नहीं समझ लेते कि एक पाठ की पेशकश की जा रही है और इसे सीखने का उसको चुनाव करना है और फिर उस पर कार्य करना है। तो बता ही दिया राने। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये दुख दर्द और ये सारी तकलीफें तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही हैं ना, तो तुम्हें बैठ के उसको एनालिसिस करना है कि यार अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं या खुशियां आ रही हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये क्यों आ रही हैं? कुछ तो सिखाने के लिए आ रही होंगी ना। तो इससे क्या सीख मिली, उसके बेसिस के ऊपर तुम अपना एक चुनाव कर लो, या तो खुद की सेवा वाले रास्ते पर निकल जाओ या दूसरों की सेवा वाले रास्ते पर निकल जाओ। जो तुम्हें ठीक लगेगा उसके हिसाब से अपना रास्ता चुनो और उस रास्ते को चुनकर उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दो कि इससे पहले ट्रेन निकल जाए और तुम यूं ही कहते रह जाओ जी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। आप इसी काम में लगे रहोगे, यहाँ पे ट्रेन निकल जाएगी, फिर रिपीट मारना पड़ जाएगा 25,000 साल की साइकिल। तो इससे बेटर ये है कि यहाँ पर चुनाव कर लो, उस दिशा में काम करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी तेज हो जाएगी, तुम्हारी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। तब इन पाठों को फिर एक प्रोग्राम किया जाएगा जिससे कि जीवन का अनुभव जारी रहता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक झुकाव को विकसित करता है जिसे उसने जन्म से पहले विकसित होने के लिए वास्तव में चुना था, तो अनुभवों को प्रोग्राम करना संभव है ताकि संतुलन के माध्यम से इस झुकाव को कम करने का अवसर मिल सके। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पता है यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डॉन की अच्छा तो इसका मतलब ये जो अनुभव हैं उनके लिए जो हम लोग माध्यम लगाएंगे, कह रहे उससे हमारा एक झुकाव बनेगा कि या तो दूसरों की सेवा का या खुद की सेवा का। कह रहे और खुद की सेवा का और दूसरों की सेवा का, क्योंकि ये दोनों निरंतर साथ साथ हमारे जिंदगी में चलते रहते हैं, कह रहे इसके अंदर हमें संतुलन बनाना होता है। कह रहे और वो जो संतुलन बनाना होता है ना, वो अंत में जाके, क्योंकि दोस्तों सबको ना क्रिएटर के जैसा बैलेंस सीखना है, सबको। जो रचयिता बनेगा ना उसके पास सबसे अच्छा बैलेंस होना चाहिए, तब ही वो रचयिता बन सकता है। अगर वो इधर भी स्विंग कर रहा है या उधर स्विंग कर रहा है तो इस वजह से उसके पास बैलेंस नहीं आ पाएगा। तो उसके अंदर वो बैलेंस होना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, मैं अपने कार्य पे, अपनी कर्म भूमि पे आया हुआ हूँ, ये मेरा कर्म है, मुझे देखना है। दूसरे के कर्म से अगर मैंने अपने आप को अटैच किया तो मैं एंटैंगल हो जाऊंगा। इस प्रोसेस को कह लो या इस कॉन्सेप्ट को लो दोस्तों, एंटैंगलमेंट का प्रोसेस बोलते हैं। तो एंटैंगलमेंट किसी दिन हम लोग ढंग से डिस्कस करेंगे कोर में। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि संतुलन बना के चलो,
मतलब झुकाव तो रखो अपना कि दूसरों की सेवा में जाओगे या खुद की सेवा में जाओगे, लेकिन दूसरों की सेवा के अंदर भी तो संतुलन है ना, उसमें भी तो 51 और 49 का संतुलन है। उसको तुम बना के चलते रहो कि आधा अपने लिए सोच सकते हो, आधे से हल्का दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए सोच सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतना कर दो और सामने वाला कहे कि तेरे से मांगा था मैंने जो तू मेरे लिए कर रहा है, फिर आपका दिल टूटेगा और फिर आप कहोगे अरे सारे माध्यम के ऊपर पानी फिर गया, अरे बेकार ही हो गया, छोड़ो परे। फिर आप ब्रेकअप और फिर ये लो, और फिर पैचअप ब्रेकअप ब्रेकअप पैचअप, यही चलता रहता है सबका। लेकिन एनीवेज ये अच्छा सवाल था जो डॉन ने किया। इससे हम लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला कि हाँ भाई ये संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन झुकाव भी होना ज़रूरी है कि कौन सी दिशा में जाना है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। फिर इससे मैं एक अनुमान लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि व्यक्ति के दिमाग में झुकाव ही एकमात्र चीज़ है जो किसी भी परिणाम का कारण है। वह जिस भौतिक माध्यम का अनुभव करता है, चाहे उसके बारे में कुछ भी हो रहा हो, वह उसके ध्यान में पूरी तरह से झुकाव का कार्य होगा। मैं एक उदाहरण के रूप में कहूँगा, यह माध्यम ही हैं जो झुकावों को नियंत्रित करते हैं। क्या यह सही है? तो देखा डॉन ने कितना अच्छा सवाल कहा। डॉन ने कहा कि अच्छा तो इसका मतलब ये जो झुकाव है ना, इसी की वजह से, चाहे वो खुद की सेवा का हो या दूसरों की सेवा का हो, कह रहे ये उसी की वजह से जब झुकाव हो जाता है तब ही परिणाम आने शुरू होते हैं। और इन झुकावों का जो मेन रूट कॉज है, जो कारण है, वो है ये माध्यम। और ये जो माध्यम लगने शुरू होते हैं तब हमारे झुकाव पैदा होने शुरू होते हैं। और जब वो झुकाव पैदा होना शुरू होते हैं तो वो इन माध्यमों को नियंत्रण करते हैं, और वो ये जो माध्यम है वो इन झुकावों को नियंत्रण करते हैं, और ये जो झुकाव हैं वो परिणाम को नियंत्रण करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और तीनों चीज़ें एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं। तो खैर रा इसका जवाब देते हैं। हम आपके साथ अपने संचार में किसी भी प्रसिद्ध उदाहरण, कहावत या कहावत का उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रसिद्ध कहावत में जबरदस्त विकृति या तोड़ मरोड़ होती है। इसलिए हम आपसे सवाल के पहले भाग का उत्तर यह कहते हुए दे सकते हैं कि आप उदाहरण को हटा दें। यह पूरी तरह से सच है हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार कि झुकाव का कारण या मन शरीर आत्मा परिसर का ध्रुवीकरण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न धारणाओं का कारण है। तो वो ये कह रहे हैं कह रहे ठीक है, तुमने सोच तो लिया कि भाई इस तरीके का वो जो झुकाव है, फिर उससे मतलब माध्यम से झुकाव है, झुकाव से परिणाम है, तुमने सोच तो लिया। कह रहे लेकिन तुमने एक उदाहरण के तौर पे इसको लिया, जबकि उदाहरण जो होते हैं ना उनके अंदर बड़ी तोड़ तोड़ मरोड़ होती है। एक उदाहरण का अगर तुम लोगे तो चीज़ें किसी भी दिशा में जा सकती हैं। कह रहे तो इसलिए उदाहरण के अंदर इतनी तोड़ मरोड़ होती है तो उसको छोड़ ही दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन हम तुम्हें ये कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, कि जो हमने अनुभव किए हैं और अपने ज्ञान के बेसिस के ऊपर, कि भाई इसका जो कारण होता है ये होता है तुम्हारी धारणाएं, मतलब बचपन से जो तुम्हारा परसेप्शन बना हुआ है चीज़ों को। अब होता है ना दोस्तों कि किसी की मान्यता है, अब मान्यता है तो फिर मान्यता ही है, उसके अंदर फिर जानने के लिए तो कुछ है नहीं। मानना है तो फिर मानते ही चले जाओ, उसमें क्या है। तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि रचयिता ने कैसे बनाया, रचयिता के तरीके क्या है, ठीक है ना। या फिर एक व्यक्ति के लिए अपनी खुद की प्रोग्रेस करने के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मान्यताओं में तो आप बहते चले जाओगे, जानने की कोशिश कभी नहीं करोगे। और अगर आपने जानने की कोशिश नहीं की तो फिर आप सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि सीखने के लिए तो जानना ज़रूरी है ना। मानोगे तो सीख तो वहीं रुक गई, वो तो ठहरा हुआ पानी है, तालाब है, सड़ जाएगा आगे जाके। बहती हुई नदी बनना ज़्यादा सही है कि इधर से भी सीखते चलो, उधर से भी सीखते चलो, इधर से भी सीखते चलो, उधर से भी सीखते चलो। तो खैर आगे रा और बोलते हैं। इस प्रकार आपके किराने की दुकान में एक दृश्य देखा जा सकता है, यानी जो हमारी ग्रोसरी शॉप है उसके बारे में कह रही है। स्वयं से आगे का व्यक्ति हो सकता है पर्याप्त धन के बिना हो। कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में एक अवसर के रूप में चोरी करने के लिए भी कर सकता है, यानी हो सकता है वो जो आपके आगे जो व्यक्ति खड़ा है वो इसी का, उसके पास पैसे नहीं है तो वो हो सकता है चोरी कर ले, इसको एक अवसर के रूप में देखे, उसके लिए ये एक अवसर का कारण बनेगा कि वो चोरी कर ले। फिर वो कहते हैं कोई और दूसरा व्यक्ति इस अवसर को खुद को असफल महसूस करने के लिए कर सकता है। हाँ हो सकता है एक व्यक्ति बेचारा निराश हो जाए कि हे भगवान ऐसी कैसी ज़िंदगी है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, बताओ मैं कुछ खरीद नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल गरीब हूँ मैं। वो अपने लिए असफल महसूस होना शुरू कर दे। फिर वो आगे कहते हैं कोई और दूसरा व्यक्ति अपने सामान में से कम आवश्यक वस्तुओं को हटा सकता है
और केवल उसके लिए ही भुगतान करे जो वो खरीद सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो उसके पास लिमिटेड पैसे हैं, उसके पास 100 रुपये, गलती से उसने अपनी बकेट के अंदर डाल लिया 150 रुपये का सामान, तो 50 रुपये का सामान निकाल के अलग कर देगा, 100 रुपये का सामान खरीद लेगा। हो गया संतुलन। उसने उतना ही लिया जितने की उसको ज़रूरत थी, या जितना उसकी जेब बोल रही थी कि भाई इतना ही कर सकता हूँ मैं, उसके हिसाब से उसने काम किया और आगे अपनी साधारण जिंदगी जिए। हाँ मतलब ऐसा करके अपनी साधारण सी जिंदगी भी जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको ऐसे करने में। फिर वो आगे कहते हैं स्वयं के पीछे खड़े किसी व्यक्ति को करुणा का अनुभव भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पीछे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को देख रहा हो कि इसके पास पैसे नहीं है, वो उसके अंदर करुणा का भाव आ सकता है कि हे भगवान, बेचारा कैसा है, कैसी जिंदगी मिली है इनको, है ना। तो एक व्यक्ति ऐसे भी सोच सकता है, उसके लिए दुख व्यक्त करे। फिर आगे वो कहते हैं किसी व्यक्ति को दरिद्र व्यक्ति के पास खड़े होने के कारण अपमान का अनुभव भी हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीब को पास भी ना आने देके है, छी छी चलो दूर हटो, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, जैसे कि गरीब नहीं आ गया पास में, कोई बिल्कुल कोई भूत आ गया वो पास में और आज ही खा जाएगा इनको, ठीक है ना। तो कोई कोई व्यक्ति इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है। फिर वो आगे कहते हैं किसी व्यक्ति को उदारता का अनुभव हो सकता है, किसी व्यक्ति को उदासीनता का अनुभव भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति उदार भी हो सकता है, वो कहे कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है ना, चल कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये ले यार 100 रुपये, तेरे को सामान लेना है तू चल, क्योंकि पीछे भीड़ इतनी लंबी लगी हुई है और वो भीड़ भी है, ऊपर से मेरे को तेरे पे दया भी आ रही है, तो आगे बढ़ पाएंगे, ले 100 रुपये तू ले, तू अपना सामान ले मेरे भाई, आगे निकल। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेचारा बिल्कुल ही उदासीनता से अनुभव कर रहा हो, वो कह रहा है यार जो भी हो इग्नोर करो यार, ये पता नहीं हट क्यों नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है ना। कोई इस तरीके का भी हो सकता है। तो इसमें देखना भी आगे अगला जो सवाल राह करते हैं उनसे, राह कहते हैं क्या अब आप एक ही पल में सभी घटनाओं को अधिक सही तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों कितनी सही बात है, एक ही पॉइंट पे कितनी घटनाएं घट रही हैं और कितनी कितनी चीजें घट रही हैं, राह देख पाते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पॉइंट पे हर किसी का रिएक्शन एक ही होगा, बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। और वो जो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं ना, वो ही अलग अलग अनुभव जनरेट करते हैं क्रिएटर के लिए, और ये सारे अनुभव क्रिएटर ले रहे होते हैं। और क्योंकि रा सिक्स्थ डेंसिटी में वो देख भी सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो भी कह रहे हैं कि इसलिए तुम समझ पा रहे हो एक ही पल में कितनी घटनाएं घट रही हैं, और जो इतनी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में यदि तुम बैठ के सोचो तो तुम्हें अपनी जिंदगी के एक एक पल को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। और जब तुम उसे सोचोगे तब तुम ये अंदाजे लगाना शुरू करोगे कि यार इस सिचुएशन में मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं वैसा भी कर सकता था, या मैं कैसा भी कर सकता था, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो जब इस तरीके से अपनी जिंदगी में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी लगानी शुरू करोगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन है ना और हायर होती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जानकारी का स्तर ही बढ़ता चला जाएगा। और जब वो बढ़ेगा तो तुम्हारी प्रोग्रेस बाकी लोगों के मुकाबले तेज हो जाएगी। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।